नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा RSCIT एग्ज़ाम के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों, आप मेरा विश्वास कीजिए, यदि आप इन 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ लेते हो तो आपका जो RSCIT एग्ज़ाम है वो बहुत ही अच्छा जाएगा। आपके RSCIT एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे नंबर बनने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं हमारे द्वारा बनाए गए इस मॉडल पेपर का पहला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है साइबर लॉ में DOS का पूरा रूप क्या है। यानी कि दोस्तों, आपको साइबर लॉ के अंदर जो DOS की फुल फॉर्म होती है वो आपको बतानी है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि साइबर लॉ क्या होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, साइबर लॉ को हिंदी में कहते हैं साइबर खतरा। दोस्तों, किसी भी कंप्यूटर के अंदर साइबर खतरा हो सकता है। कंप्यूटर के अंदर साइबर खतरा 3 तरह से हो सकता है। देखिए, पहला वायरस द्वारा, दूसरा ट्रोजन हॉर्स द्वारा, तीसरा हो सकता है डिनाइल ऑफ सर्विस द्वारा। तो दोस्तों, यहाँ पे DOS की फुल फॉर्म होगी, वो होगी डिनाइल ऑफ सर्विस। अब आगे देखते हैं। आगे हमारे पास में दूसरा प्रश्न पूछा गया है, कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वित कौन करता है। तो दोस्तों, जो कंप्यूटर के अंदर निर्देश होते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनको जो क्रियान्वित करता है वो 2 तरह की यूनिट करती है। पहला अर्थमेटिक यूनिट और दूसरा लॉजिक यूनिट। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि A एंड B दोनों। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, जिसमें पूछा गया है पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था। तो दोस्तों, जो पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर था वो खेल खेलने के लिए बना था, यानी कि ऑप्शन डी है वो तीसरे का करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। हमारे पास में चौथा प्रश्न पूछा गया है, माइक्रो प्रोसेसर चिप कंप्यूटर के किस पीढ़ी से संबंधित है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है वो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी के अंदर आई थी। मैं आपको बारी बारी से सभी पीढ़ियों की कहानी बता देता हूं। देखिए, पहली पीढ़ी के अंदर आई थी वैक्यूम ट्यूब, दूसरी के अंदर आई थी ट्रांजिस्टर, और तीसरे के अंदर आई थी इंटीग्रेटेड सर्किट, और चौथे के अंदर आई थी माइक्रो प्रोसेसर चिप। यानी कि दोस्तों, जो माइक्रो प्रोसेसर चिप है वो तो आई थी चतुर्थ पीढ़ी में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, इससे पहले मैं अगले प्रश्न पर जाऊं, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि यदि आप RSCIT एग्जाम के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, RSCIT एग्जाम के आंसर की और RSCIT एग्जाम की रिजल्ट डेट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप आज ही हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए rkalert.in। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे चलते हैं। हमारे पास में आगे पांचवा प्रश्न पूछा गया है, वह मेमोरी यूनिट जो CPU से सीधा संपर्क करती है कहलाती है। तो दोस्तों, वह जो मेमोरी होती है वो होती है ऑक्सिलियर मेमोरी। दोस्तों, अब आगे देखते हैं छठा प्रश्न, जिसमें पूछा गया है अप्रार्थनीय संदेश प्रणाली यानी कि एब्यूज मैसेजिंग सिस्टम का दुरुपयोग करना क्या कहलाता है। तो दोस्तों, जो अप्रार्थनीय संदेश प्रणाली होती है उसके अंदर जो दुरुपयोग होता है उसे कहते हैं स्पैम। यानी कि छठे का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। यदि आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या फिर आपसे वो सवाल सोल्व नहीं हो पा रहा है तो बस आपको डाउटनर टैब पर उस सवाल का फोटो खींचना है। फिर इसके तुरंत 5 सेकंड के बाद आपको उस सवाल का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। और आपको बता दूं कि डाउटनर टैब पर बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से करवाई जाती है। साथ ही आप यहाँ पर नीट IIT जैसी परीक्षाओं की तैयारी भी कर सकते हैं। अभी इस समय डाउटनर टैब पर कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए लाइव क्लासेस भी चलाई जा रही है। यानी कि अब सारी पढ़ाई होगी डाउटनर टैब पर। तो आप आज ही इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और पढ़िए ऑनलाइन। सातवां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है डैश सॉफ्टवेयर का उपयोग वेब पेज यानी कि वेबसाइट को देखने के लिए किया जाता है। आप सबको पता होगा कि किसी भी ब्राउजर से हम विभिन्न प्रकार की वेबसाइटें हैं वो देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा वो होगा ब्राउजर। ब्राउजर से हम विभिन्न प्रकार के वेब पेज और विभिन्न प्रकार की वेबसाइटें देख सकते हैं। आगे आठवां प्रश्न पूछा गया है डैश इलेक्ट्रॉनिक बैठक प्रणाली है। तो दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉनिक बैठक प्रणाली है उसका नाम है टेली कॉन्फ्रेंसिंग। यानी कि आठवें का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, आगे देखते हैं नौवां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि कंप्यूटर के अंदर हाल ही में मिटाई गई फाइलें किसमें स्टोर होती है। यानी कि दोस्तों, जो कंप्यूटर के अंदर फाइलें मिटा दी गई है वो कौन से सिस्टम में स्टोर होगी। तो दोस्तों, वो स्टोर होगी रिसाइकल बिन में। यानी कि 9वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं 10वां प्रश्न, पूछा गया है एक कागज प्रति बनाता है यानी कि जो हार्ड कॉपी बनाता है उसका उदाहरण कौन है। उसका जो उदाहरण है वो है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, लाइन प्रिंटर है वो भी एक प्रकार का प्रिंटर है, वो भी हार्ड कॉपी बनाता है। उसी प्रकार से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये भी एक प्रकार का प्रिंटर है, और प्लॉटर ये भी एक प्रकार का प्रिंटर है। तो तीनों की तीनों क्या बनाते हैं, हार्ड कॉपी बनाते हैं। तो यहाँ पे डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं 11वां प्रश्न, पूछा गया है इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों, 11वें का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और ड्रीम प्रिंटर ये दोनों क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। यानी कि 11वें का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों।
अब आगे देखते हैं 12वां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है पेरीफेरल उपकरण का उदाहरण है। तो दोस्तों पेरीफेरल उपकरण का जो उदाहरण है वो है बी यानी कि प्रिंटर। आगे देखते हैं 13वां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है एक हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। दोस्तों आप देख सकते हैं पूछा गया है एक हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। तो दोस्तों 13वें का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर एक जैसे लगते हैं, ये एक प्रकार के क्या हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर हैं। दोस्तों आगे देखते हैं 14वां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर का दिमाग कहलाती है। दोस्तों इस प्रश्न को पढ़ते हैं, सीपीयू सीधा कौन सी भाषा को समझ सकती है। तो दोस्तों जो सीपीयू है वो मशीनी लैंग्वेज को समझ सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो 14वें का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए हमारे पास भी 15वां प्रश्न पूछा गया है, अच्छी गुणवत्ता का चित्रालेख कौन सा प्रिंटर उत्पन्न करता है। यानी कि दोस्तों इस प्रश्न में आपसे पूछा है कि जो अच्छी क्वालिटी का जो पेज है वो कौन सा प्रिंटर निकालता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों जो प्लोटर एक प्रकार का प्रिंटर है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पेज है वो निकालता है, यानी कि 15वें का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 16वां प्रश्न पूछा है, लेजर प्रिंटर संबंधित है। तो दोस्तों लेजर प्रिंटर क्या है, पेज निकालता है। तो दोस्तों लेजर प्रिंटर का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, पेज प्रिंटर। आगे चलते हैं, हमारे पास में 17वां प्रश्न पूछा गया है, एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने का कौन सा विकल्प सही है। तो दोस्तों 17वें का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आप एमएस एक्सेल में जाइए, वहां पे आप इंसर्ट ऑप्शन में जाइए और इंसर्ट ऑप्शन के अंदर आपको चार्ट सेक्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक कीजिए और आप अपना जो चार्ट है वो बना पाएंगे। आगे देखते हैं, हमारे पास में 18वां प्रश्न पूछा गया है, लॉजिकल अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है। तो दोस्तों 18वें का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शॉर्टिंग के द्वारा हम कोई भी डाटा है वो अरेंज कर सकते हैं। आगे हमारे पास में 19वां प्रश्न पूछा गया है, GUI यानी कि दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लोड होने एवं कंप्यूटर बूट होने के बाद कौन सा पहला प्रोग्राम चलता है। तो दोस्तों वो जो प्रोग्राम होता है वो चलता है हमारे पास में प्रमाणीकरण यानी कि ऑथेंटाइजेशन। दोस्तों आगे देखते हैं 20वां प्रश्न। दोस्तों ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बता दूं। देखिए इसमें पूछा गया है, MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है। तो दोस्तों जो MS पावर पॉइंट है उसके अंदर अधिकतम जो जूम होता है वो होता है 400%। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि 400% MS पावर पॉइंट के अंदर अधिकतम और मैक्सिमम जूम होता है। आगे हमारे पास में 21वां प्रश्न पूछा गया है, बाहरी आक्रमण यानी कि आउटसाइड अटैक से नेटवर्क को बचाने का तरीका क्या होता है। तो दोस्तों यदि आपको बाहरी आक्रमण से किसी नेटवर्क को बचाना है तो आप उस नेटवर्क को एंटीवायरस दे दो। दोस्तों एंटीवायरस देने से आपका जो नेटवर्क है वो बाहरी आक्रमण से बच जाएगा। आगे देखते हैं 22वां प्रश्न पूछा गया है, कंप्यूटर प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी। तो दोस्तों 22वें का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फोर्ट्रेन। दोस्तों फोर्ट्रेन एक प्रकार की भाषा है जो कि कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी में आई थी। आगे देखते हैं 23वां प्रश्न पूछा गया है, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था। तो दोस्तों 23वें का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये पहला इलेक्ट्रॉनीय अंकीय कंप्यूटर है जिसका नाम है ENIAC। दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। आगे हमारे पास में 24वां प्रश्न पूछा गया है, जब एक से अधिक कंप्यूटर्स को जोड़कर डाटा या इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों इस प्रश्न को आप प्रैक्टिकली समझिए। देखिए हमारे पास में ये कंप्यूटर है और ये हमारे पास में दूसरा कंप्यूटर है और कोई हमारे पास में यहाँ पे भी एक तीसरा कंप्यूटर है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डाटा की शेयरिंग कर रहे हैं तीनों कंप्यूटर्स के मध्य। दोस्तों इससे क्या निर्माण हुआ, इससे एक नेटवर्किंग का निर्माण हुआ है, यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अब आगे देखते हैं 25वां प्रश्न जिसमें पूछा गया है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। तो दोस्तों जो कंप्यूटर होता है उसमें सूचना कहा जाता है प्रोसेस डाटा को। आगे देखिए हमारे पास में 26वां प्रश्न पूछा गया है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई। तो दोस्तों कंप्यूटर के क्षेत्र में जो महान क्रांति आई वो आई 1960 में। आगे हमारे पास में 27वां प्रश्न पूछा गया है, कंप्यूटर में भेजे गए डाटा को क्या कहते हैं। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, देखिए हमारे पास में एक कंप्यूटर है, इसमें हम इनपुट डिवाइस है जैसे कि माउस है या कीबोर्ड है, उसके द्वारा हम कोई डाटा इनपुट कर रहे हैं। दोस्तों ये जो डाटा है वो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद में हमें कोई ना कोई आउटपुट मिलेगा। तो दोस्तों कुछ ना कुछ हमने जानकारी कंप्यूटर को दी है, किसके माध्यम से दी है, इनपुट डिवाइस के माध्यम से दी है। और इनपुट डिवाइस के जो एग्जाम्पल हैं वो है कीबोर्ड और माउस। तो दोस्तों जो भेजा गया डाटा है उसे क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं।
दोस्तों आगे हमारे पास में 28वां प्रश्न पूछा गया है, एटीएम क्या होता है। तो दोस्तों एटीएम तो आप सबने किसी न किसी बैंक के सामने तो जरूर देखा होगा। दोस्तों जो एटीएम है वो क्या है, एक प्रकार का बिना स्टाफ की नकदी लेन देन है। तो दोस्तों आप सबने एटीएम देखा होगा तो उसमें गए होगे तो आपको कोई भी वहां पे कर्मचारी नहीं मिला होगा, आपने अपना कार्ड लगाया और अपने पैसे लिए, यानी कि बिना स्टाफ की नकदी लेन देन एटीएम के अंदर होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे हमारे पास में 29वां प्रश्न पूछा गया है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में किसे परिवर्तित किया जाता है। दोस्तों आप सबसे पहले इस प्रश्न का मतलब समझिए। देखिए हमारे पास में एक कंप्यूटर है, हमने कोई ना कोई इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को दी, यानी कि इनपुट की। दोस्तों क्या की हमने, इनपुट की। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस होगी और उसके बाद में हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। दोस्तों हमने यहाँ पे क्या किया है, इन्फॉर्मेशन को इनपुट किया है और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है दोस्तों, डाटा मिल रहा है। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन किस में परिवर्तित होती है, डाटा में। ऑप्शन यहाँ पे बी क्या होगा, 29वें का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आगे हमारे पास में 30वां प्रश्न पूछा गया है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। तो दोस्तों भारत के अंदर जो परम कंप्यूटर है और जो अनुपम कंप्यूटर है वो एक प्रकार के क्या है, सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं। यानी कि 30वें का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए 31वां प्रश्न पूछा गया है, आधुनिक कंप्यूटर यानी कि मॉडर्न कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई। तो दोस्तों 31वें का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1946 में। आगे हमारे पास में 32वां प्रश्न पूछा गया है, गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ। दोस्तों आप सबने अबेकस तो देखा होगा, एक इस प्रकार का डब्बा होता है जिसमें बहुत सारी लाइनें होती है और इन लाइनों के अंदर बहुत सारे गोले लगे होते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की गणनाएं कर सकती हैं, जोड़ घटाव भाग गुणा सब कर सकते हैं बिना किसी गणना किए। दोस्तों जो अबेकस मशीन है उसका निर्माण हुआ था सर्वप्रथम चीन के अंदर। तो यहाँ पे 32वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 33वां प्रश्न पूछा गया है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती है उसका निर्माण हुआ था कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में, लेकिन इस प्रश्न में पूछा है कि उसका विकास किस व्यक्ति ने किया था। तो दोस्तों उसका जो विकास है वो सर्वप्रथम JS किल्बी ने किया था, यानी कि 33वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आगे हमारे पास में 34वां प्रश्न है जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है रैम किस तरह की मेमोरी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, रैम एक प्रकार की मुख्य मेमोरी है जिसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और हमारे पास में दूसरी मेमोरी भी होती है रोम, जिसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। इन दोनों की फुल फॉर्म आप जरूर याद करके जाना। दोस्तों देखिए हमसे प्रश्न पूछा है कि रैम किस तरह की मेमोरी है, आपको मैंने बताया कि रैम एक प्रकार की मुख्य मेमोरी है। तो 34वें का जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आगे देखते हैं 35वां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए सामान्य गणितीय परफॉर्म कौन करता है। यानी कि दोस्तों जो CPU के अंदर जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है वो कौन करता है, आपसे ये पूछा गया है। देखिए CPU एक प्रकार का ऐसा बॉक्स होता है जिसमें CD डलती है और ये कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। दोस्तों इसी के अंदर जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है जैसे कि जोड़ घटाव गुणा भाग, ये सब CPU के अंदर होते हैं। दोस्तों अब CPU के अंदर ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी होती है जो कि क्या करती है, मैथमेटिक कैलकुलेशन करती है। तो दोस्तों आपको फुल फॉर्म है वो सभी की आनी चाहिए, CPU हो गया, ALU हो गया, जैसे कि GUI हो गया, ये क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है जो कि आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आने वाली है। चलिए अब आगे देखते हैं 36वां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से कौन जोड़ता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे पास में ये CPU है तो इसके अंदर एक प्रकार की चिप होती है जिसे बोलते हैं मदरबोर्ड। दोस्तों मदरबोर्ड को CPU से कौन से पुर्जे जोड़ते हैं, तो वो जोड़ते हैं दोस्तों सिस्टम बस। सिस्टम बस के द्वारा जो मदरबोर्ड है वो CPU से जुड़ा होता है। आपको ये आना चाहिए, ये CPU की आंतरिक संरचना है। आगे हमारे पास में 37वां प्रश्न पूछा गया है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है। यानी कि जो कोबोल भाषा है वो किसके लिए यूज की जाती है, तो दोस्तों वो व्यावसायिक कार्य हैं, जो बिजनेस कार्य हैं उनके लिए यूज की जाती है। आगे देखते हैं 38वां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। तो दोस्तों जो व्यक्ति थे उनका नाम है जॉन जे कैमी। उन्होंने क्या किया था, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। आगे हमारे पास में 39वां प्रश्न पूछा गया है, पास्कल क्या है। तो दोस्तों पास्कल एक प्रकार की कंप्यूटर की भाषा है, यानी कि 39वें का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए।
आगे हमारे पास में 40वां प्रश्न पूछा गया है, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है। तो दोस्तों जो प्रोग्राम है, कोई भी प्रोग्राम है, उसका चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है फ्लो चार्ट, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो 40वें का करेक्ट आंसर होगा। आगे हमारे पास में 41वां प्रश्न पूछा गया है, कौन सा सबसे कॉमन प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। तो दोस्तों 41वें का जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारे पास में मैग्नेटिक। क्या होगा दोस्तों? मैग्नेटिक। आगे हमारे पास में 42वां प्रश्न पूछा गया है, कौन सा पॉइंट ड्रॉ डिवाइस है। तो दोस्तों जो पॉइंट ड्रॉ डिवाइस है वो है हमारे पास में माउस, यानी कि 42वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं 43वां प्रश्न पूछा गया है, बार कोडिंग में कितने अक्षर होते हैं। तो दोस्तों बार कोडिंग के अंदर टोटल 10 अक्षर होते हैं, यानी कि 43वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 44वां प्रश्न पूछा गया है, 0.25 का बाइनरी नंबर क्या होगा। दोस्तों इसे आपको ज्ञात करना होगा, लेकिन मैं आपको सीधा बता देता हूँ। 44वें का जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास में होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 11,11,001। वो क्या होगा? 25 का बाइनरी नंबर होगा। दोस्तों चलिए अब आगे देखते हैं 45वां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है डिजिटल कैमरा में क्या होता है। दोस्तों आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि डिजिटल कैमरा कौन सा होता है। दोस्तों आप कभी स्टूडियो में गए होंगे, वहां पर अपनी फोटो खिंचवाई होगी, तो उनके हाथ में जो कैमरा होता है उसे कहते हैं डिजिटल कैमरा, और उसके अंदर आपको लाइट दिखती होगी, यानी कि जब आप फोटो खिंचवाएंगे तो लाइट चमकेगी। तो वो किसके कारण होती है? वो होती है फोटो डायोड के कारण, यानी कि डिजिटल कैमरा में फोटो डायोड लगा होता है। आगे हमारे पास में 46वां प्रश्न पूछा गया है, रिक्वेस्ट डाटा पर सीधे जंप करने वाले डिवाइस को किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों 46वें का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रैंडम एक्सेस। आगे हमारे पास में 47वां प्रश्न पूछा गया है, प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था। तो दोस्तों जो प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर है उसका निर्माण किया था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्लेज पास्कल ने। आगे चलते हैं, हमारे पास में 48वां प्रश्न पूछा गया है, सबसे तेज कौन सा होता है। तो दोस्तों जो सबसे तेज मेमोरी है वो हमारे पास में होती है, यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि रजिस्टर मेमोरी कंप्यूटर के अंदर सबसे तेज मेमोरी होती है। उसके बाद में जो कैश मेमोरी होती है वो क्या होती है? रजिस्टर से कम तेज मेमोरी होती है। आप याद रखना, सबसे तेज मेमोरी होती है रजिस्टर, उसके बाद में कैश मेमोरी रजिस्टर से कम तेज मेमोरी होती है। दोस्तों आगे हमारे पास में 49वां प्रश्न पूछा गया है, किसी फाइल को तुरंत खोलने के लिए डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन क्या तैयार करते हैं। तो दोस्तों 49वें का जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शॉर्टकट आइकन। दोस्तों कंप्यूटर के अंदर यदि आपको फेसबुक तुरंत खोलनी है तो आप गूगल क्रोम पर नहीं जाएंगे, बल्कि फेसबुक का खुद का एक लोगो होगा और उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी फेसबुक है वो खुल जाएगी, यानी कि इसे बोलते हैं शॉर्टकट आइकन। दोस्तों आगे हमारे पास में इस मॉडल पेपर का अंतिम और 50वां प्रश्न पूछा गया है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूनिक्स। दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो में आपके RSCIT एग्जाम के 50 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए। दोस्तों आप मेरा विश्वास कीजिए, इन 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से आपके RSCIT पेपर के अंदर 25 से 30 प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। दोस्तों यदि आपको ये प्रश्न पसंद आए हों तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। साथ ही मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।